आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। क्लास 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेईई मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला है। तो इन सभी को पढ़ने से पहले हमें बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी, जो कि मोस्टली आपने क्लास 10th में पढ़ ली है। इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, एक डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड थर्ड इज सेक्शन फार्मूला। तीनों आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, उनको एक बार रिवाइज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम ऐसे टॉपिक्स पढ़ने शुरू कर देंगे जो कि नए होंगे आपके लिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से। जैसा कि आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अगर मान लो आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला कोऑर्डिनेट है लेट a point that has coordinate x1 y1 and we have another point b whose coordinates are x2 and y2। अगर हमको कोई बोले फाइंड डिस्टेंस बिटवीन a एंड b तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। मोस्टली बच्चों को मुझे लगता है याद होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको डिराइव करवा देता हूं फॉर्मूला। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और हमें पूछा जाता है डिस्टेंस क्या होगा। तो मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पर, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पर। ठीक है बेटा, तो मुझे क्या पता है ये लेंथ कितनी है बेटा, ये लेंथ x1 है और ये कंप्लीट लेंथ कितनी है, ये कंप्लीट लेंथ बेटा x2 है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x2 है। तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी x2 माइनस x1। इसमें कोई डाउट है। अगर मैं यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं c, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब ये टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ y2 है एंड दिस लेंथ इज y1। इट मींस BC इज y2 माइनस y1। कोई डाउट है बेटा इसमें तो बता दो। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 ही होगा। बात समझ आ गई। तो अगर मैं अब इस ट्रायंगल में देखो बेटा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने, तो क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या जानते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो कि डिजायर्ड था, जो हमें निकालना है, इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास AB स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, AB स्क्वायर आ जाएगा, BC कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस AC कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो मैं अंडर रूट ले लूंगा, हमें तो AB चाहिए था, AB स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट व्हाट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, दोनों का सम करने के बाद आपको क्या लेना है बेटा, स्क्वायर रूट लेना है। आप फेमिलियर होंगे इससे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक क्वेश्चन भी करते हैं और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नोट कर लो इसको, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं एक। देखो बेटा फिर क्वेश्चन ये वाला क्या कह रहा है, 2 पॉइंट्स, एक दे रखा है O जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3√3 विद अनदर पॉइंट P फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। कह रहा है 2 नोन पॉइंट्स हैं आपके पास, एक पॉइंट है O जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0, एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है 3,√3 और एक P पॉइंट है आपके पास जो कि आप एज्यूम कर लो x, y। बेटा इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम डिस्टेंस फॉर्मूले से करेंगे क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम जानते हैं इसकी तीनों साइड इक्वल होती है। इट मींस OP इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू AO। ये बात पता है हमें, तीनों साइड इक्वल, तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, ये हमें पता है। अगर कोई क्वांटिटी इक्वल होती है तो उसके स्क्वायर इक्वल होने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो सबसे पहले तो OA निकाल लेते हैं क्योंकि इसके हमें दोनों लेंथ पता है, दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है। तो OA स्क्वायर कितना होगा बेटा, ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना बेटा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 9 इज 12। तो हमारे पास एक चीज तो पता लग गई, ये लेंथ का स्क्वायर कितना आ गया, 12 आ गया। सिमिलरली OP स्क्वायर कितना आएगा, OP स्क्वायर बेटा क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या जानते हैं बेटा, OA स्क्वायर जो है
वो किसके बराबर है, ओपी स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 12, है ना। तो एक चीज तो हमें पता लग गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, 12। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास, कोई दिक्कत। अब हमारे पास क्या है, पी ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। पी ए का स्क्वायर क्या होगा बेटा, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस √3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है बेटा तो बता दो, नहीं है दिक्कत। ये अब क्या होगा बेटा, पी ए का स्क्वायर क्या है, किसके बराबर है, पी ए का स्क्वायर। पी ए का स्क्वायर बराबर है ओपी के स्क्वायर के। वी नो दैट पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। तो क्या कर देंगे, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दो बेटा। तो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2√3y। तो बेटा देखो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, ठीक बात है। अब ये कितना आ गया हमारे पास, 6x इज इक्वल टू कितना बेटा, 3 प्लस 9 12, 12 माइनस 2√3y, हाँ या ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 माइनस y बाय √3। इस चीज में कोई डाउट है तो बता दो, सही है। अब क्या मैं इसको बोलती थी इक्वेशन सेकंड, मैंने कहा पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है बेटा, 12। तो x की वैल्यू क्या पुट कर दें, 2√3 माइनस वाई बाय √3। तो कितना हो जाएगा, 2√3 माइनस वाई बाय √3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, 12। ये गिवन तो है, तो इसको एक्सपेंड कर दो और एलसीएम ले लो। तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4√3y प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। कितना आ जाएगा बेटा, 4y स्क्वायर माइनस 4√3y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो y स्क्वायर माइनस √3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2√3y प्लस √3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2√3 प्लस √3 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 2√3। तो यहां से दो बातें पता लगी, या तो y 2√3 होगा या तो y माइनस √3 होगा। बेटा दो ऐसे कोऑर्डिनेट है, एक इस लाइन के ऊपर होगा, एक नीचे भी होगा ना। तो y की दो वैल्यू आ गई, एक 2√3 और एक माइनस √3। तो जब y की वैल्यू पता है तो x की वैल्यूज क्या होंगी बेटा, देख लेते हैं। व्हेन y इज 2√3, पुट 2√3 हियर, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस 2 0। तो एक कोऑर्डिनेट तो आ गया 0, 2√3। एक बार y को माइनस √3 पुट करेंगे, माइनस √3 से √3 कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3, माइनस √3। तो ये वो दो p के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं जिससे ये तीनों पॉइंट्स मिलके क्या बना लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे। समझ आ गई बेटा बात, इसको नोट करो। फिर हम अगले वाला क्या टॉपिक शुरू करेंगे। क्या नाम है उस टॉपिक का, उस टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। नोट कर लो। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है, अगर हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स नोन हो, तीनों वर्टेक्स के। जैसे ये कहना चाह रहा है कि मान लो ऐसा कोई ट्रायंगल है, ये आपके पास x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। इसका पहला जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, इसको a बोल देते हैं। b कोऑर्डिनेट है x2, y2 और c कोऑर्डिनेट है x3, y3। कोई दिक्कत। मुझे इसका एरिया निकालना है, हाँ या ना। तो देखते हैं कैसे निकलेगा, प्रूफ देख लेते हैं इसका। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम है m, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम है n, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम है o। बात समझ आ गई। मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कोई दिक्कत है तो बता दो। अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बेटा कौन सा, MABN। देख लो ये MABN प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या, ये वाला NBCO
माइनस आप कहोगे सर ये वाला एरिया तो आपने फालतू में ही ले लिया, इस वाले को माइनस करो ना, तो ट्रेपीजियम MACO, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम MACO होता है। समझ आ गई बात? तो ट्रेपीजियम का एरिया कौन कौन जानता है? ट्रेपीजियम का एरिया सबको जानना आता है, वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो देखते हैं बेटा, हाफ इंटू पहले वाला ट्रेपीजियम MABN, तो क्या होगा MA प्लस BN, ये पैरेलल साइड्स हो गई, हाफ इंटू MA प्लस BN इंटू हाइट कितनी होगी इनकी MN, ये हाइट होगी, प्लस हाफ इंटू अगला कौन सा है NBCO, ये वाला, तो क्या होगा NB प्लस CO इंटू बेटा कितना, ये लेंथ NO, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम नीचे वाला, क्या होगा ये और ये पैरेलल हो गई, अब AM प्लस CO इंटू OM या MO, जो मर्जी बोल लो बेटा, यही हमें निकालना है। अब ध्यान देते हैं फटाफट, तो हाफ इंटू MA कितना है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ वही होगी जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा, एग्री करते हो, y1 प्लस BN कितना होगा जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा, यही तो y होगा, इंटू MN कितना है, MN बेटा देखो ये लेंथ है x1, ये लेंथ है x2 जो इनके कोऑर्डिनेट होते हैं, तो ये कितना आएगा x2 माइनस x1 प्लस हाफ इंटू NB कितना है बेटा y2, ये कितना है y3, तो y2 प्लस y3 इंटू NO लेंथ कितनी है, ये बेटा देखो ये x3, ये x2, तो ये कितना x3 माइनस x2, यहाँ x1 आएगा x3 माइनस x2, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ, अब ये लेंथ कितनी है बेटा इसके लिए, ये y1, ये y3, y1 प्लस y3 इंटू वट, ये लेंथ, ये पूरी x3, ये x1, तो ये कितना x3 माइनस x1। तो ये जो आपका बन गया फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। समझ आ गई बात? लेकिन इसको मैं थोड़ा सा सुंदर बना के लिख रहा हूं बेटा, सुंदर बना के, तो आप इसको लिखो हाफ, क्या करना है पहले x1 है तो x1 लिख दो, इसको सॉल्व करके मैं बता रहा हूं क्या आएगा, x1 लिख दिया तो आप इसको भूल जाओ, अगले के y माइनस करो, y2 माइनस y3, x1 की बारी खत्म, अगला लिखो x2, अगला लिखेंगे x2 लिख दिया तो इसको भूल जाओ, अगले के y में डिफरेंस y3 माइनस y1, प्लस जिस ऑर्डर में चल रहे हो वैसे ही चलना पड़ेगा। अब x3 की बारी लिख लो तो इसका छोड़ दो, अगले का y1 माइनस y2, तो x3 इंटू y1 माइनस y2। कुछ टीचर्स स्टेयर केस मेथड और ये सब बहुत सारे मेथड सिखाते हैं, मैं नहीं सिखाता हूं, है ना, सीधा सा फंडा है। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, लेकिन इसमें भी एक पेच और है। पेच क्या है? आप कहोगे सर क्या पता ये सॉल्व करके नेगेटिव आंसर आ गया, तब नेगेटिव आंसर आ सकता है ना, तो हमें क्या करना है बेटा, हमें एक मॉड लगा देना है, मतलब आंसर चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव, हम उसको क्या बना देंगे, पॉजिटिव। क्यों? एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात हम जानते हैं कि नहीं जानते? सब बच्चे जानते हैं ना बेटा, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, मॉड। तो किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव आ ही क्यों रहा है सॉल्व करके? आ सकता है, अगर आप ये जो कोऑर्डिनेट्स आपने लिए हैं, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एरिया पॉजिटिव आएगा सॉल्व करके ही। और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे, ये एंटी वाला होगा। अगर आप इसको क्लॉक में ले लेते ना, तो आंसर क्या आता, नेगेटिव। हमने क्या लिया, क्लॉक में लिया, देखो घड़ी की दिशा यही तो है, पहले x1 लिया फिर x2 प्लस x3, है ना, तो हमारा आंसर इसको सॉल्व करके नेगेटिव आया होगा, ठीक है। तो हमने इसीलिए क्या लगा दिया, मॉड। अगर आप यहां से शुरुआत करते तो आपका आंसर पॉजिटिव आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और नोट करके लिख लेते हैं, लिख लो, मैं लिखवा देता हूं आपको। आप यहां पे बेटा मैं मिटा रहा हूं इसको, या यहां पे लिख रहा हूं, देखें दिख रहा होगा आपको, नोट करके लिख लेंगे। इसके बाद इफ 3 points are collinear,
कोलिनियर का मतलब क्या है, एक ही लाइन में होंगे। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, 0। देन एरिया इज 0। बेटा ये पॉइंट जरूर लिख लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उन तीनों पॉइंट से जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 3 पॉइंट होते हैं मान लो अगर वो कोलिनियर है तो ट्रायंगल बना नहीं, ट्रायंगल नहीं बना तो इसका मतलब एरिया भी नहीं होगा। कोई डाउट है इसमें, इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम सेक्शन फॉर्मूला पर आ जाएंगे। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ये 3 वर्टेक्स गिवन है, बोल रहा है कि जो एरिया वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, मतलब टी कुछ भी रखो आंसर में फर्क नहीं पड़ना, आंसर कांस्टेंट आने वाला है। तो बस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, और एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना, हाफ इंटू मॉड, मॉड लगाना बहुत जरूरी है। क्या करते थे पहले x1 लिखते थे बेटा, इसको भूल जाते थे। अगला y में से y का डिफरेंस t+2 माइनस टी प्लस, अब अगला x तो कितना t+2, इसको भूल जाओ, y में से y t माइनस 2 प्लस, अब अगला x कितना t+3, इसको भूल जाओ, y में से y t माइनस 2 माइनस t+2, तो ये फिर माइनस हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत है तो बताओ। और हमने भूलना नहीं है मॉड लगाना, सही। तो कितना आ गया, हाफ इंटू, बेटा देखो t से t कैंसिल आउट हो गया तो 2t बचा, यहां पे हमारे पास t से t कैंसिल आउट हो गया तो 2t+4 बचा, एंड हेयर वी गेट -4t -12। बताओ कोई दिक्कत इस चीज में है तो, बेटा 2t+2t इज 4t, 4t से 4t कैंसिल आउट हो गया, बेटा t ही नहीं बचा, तो क्या बचा, 4 - 12 इज -8, एंड -8 विल गिव, मोड के बाद +8, एंड +8/2 इज 4। इट मींस यहां से जो आंसर आ रहा है वो हमेशा 4 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। t को आप 15 रखो, 20 रखो, 25 रखो, 30 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर हमेशा 4 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। समझ आ गई बात, इसको नोट कर लो। फिर आखिरी टॉपिक करते हैं आज का, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, वो भी आपने 10th में पढ़ा हुआ बच्चों, नोट करो इसको। चलो शुरू करते हैं बेटा आज का लास्ट टॉपिक, सेक्शन फॉर्मूला। उसमें भी 2 बातें होती हैं, एक तो इंटरनल डिवीजन होता है, एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है। तो हम पहले इंटरनल डिवीजन बेटा देख लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट है मान लो x1, y1, और B के कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो क्या बोला जाता है कि इसके बीच में, तभी तो इंटरनल है, एक C पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आप बताओ क्या होंगे व्हेन जो C पॉइंट है वो इसको m/n में काट रहा है। किस में काट रहा है, m/n में। इसका क्या मतलब है, इस C पॉइंट की A से दूरी जो है और इस C पॉइंट की जो B से दूरी है, मतलब AC/CB कितना है, m/n है, ये बोल रहा है। AC/CB इज m/n है। तो बताओ C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, मैंने क्या किया, एक लाइन बनाई पैरेलल टू x एक्सिस, ये एक लाइन बनाई पैरेलल टू y एक्सिस, यहां पे एक लाइन बनाई पैरेलल टू y एक्सिस, यहां से एक लाइन बनाई पैरेलल टू x एक्सिस। कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब ध्यान दो बेटा, ये और ये लाइन पैरेलल है तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे, पढ़ रखा है कक्षा 9 में, ये थीटा सेम होगा। ये बात समझ आ गई कि नहीं, ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। अगर 2 ट्रायंगल बेटा देखो, 2 एंगल इक्वल आ गए, थीटा थीटा 90 90, तो क्या दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। इसको नाम m दे दिया, इसको नाम n दे दिया। सो क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट ट्रायंगल BNC इज सिमिलर टू ट्रायंगल CMA। कोई दिक्कत। तो हम क्या करेंगे बेटा, ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स क्या होती हैं, रेशियो में होती हैं। तो हम क्या बोलेंगे, AC/BC इज इक्वल टू AM/CN इज इक्वल टू MC/NB। है कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक। हम जानते हैं AC/BC m/n है। अब AM की फाइट रहेगी, AM कितना है, AM बेटा देखो, ये लेंथ कितनी x1, ये लेंथ कितनी है x, तो ये लेंथ कितनी x - x1,
x माइनस x1। वट अबाउट cn? बेटा cn ये लेंथ x है, ये लेंथ x2 है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? x2 माइनस x। सही है। mc कितना होगा? mc बेटा ये लेंथ कितनी? y, ये कितनी? y1, तो ये कितनी? y माइनस y1। सिमिलरली अब आप समझ गए होगे तो y2 माइनस y हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, x2m माइनस xm इज इक्वल टू nx माइनस nx1। तो इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा बेटा? nx1 प्लस mx2 इज इक्वल टू m प्लस n टाइम्स x। तो x के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n। बेटा ये बात समझ आ गई? सिमिलरली मैं y का लिख रहा हूं बेटा, कोऑर्डिनेट सॉल्व कर लोगे आप इसको, वो हो जाएगा ny1 प्लस my2 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ रखे हैं बेटा, ठीक है? याद करना सिखा देता हूं। फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। देखो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? my2 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये जो फॉर्मूला है x और y निकालने का बेटा इंटरनल डिवीजन के लिए है, आप एक्सटर्नल के लिए नहीं लगा सकते हो। ये नोट कर लो, मैं एक्सटर्नल का आपको यहीं पे लिख कर दिखाता हूं एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है। फटाफट नोट करो, मैं वीडियो को पॉज करो बेटा, नोट करो, ठीक है? फिर इसके बाद मैं आपको करवा देता हूं। चलो देखो एक्सटर्नल में क्या मतलब है, मैं डिराइव नहीं कराऊंगा इसको। जैसे ये A पॉइंट है और कुछ हमारे पास B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट बेटा x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब बोला जाता है एक ऐसा पॉइंट है जो AB के बाहर है, C पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट xy है, ठीक है? अब ये क्या करता है? इसको m रेशियो n में काटता है एक्सटर्नली, मतलब ये m है और ये n है, मतलब AC बाय BC इज m बाय n। बात समझ आ गई बेटा? बाहर है, बाहर। तो इसके x कोऑर्डिनेट अब क्या होगा बेटा? देखो इसमें प्लस आता था, इसमें माइनस आएगा, तो क्या होगा? ये होगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m प्लस n। बेटा देखो जो रेशो बाहर होगी, बड़े वाली होगी, वो पहले आएगी, माइनस के आगे छोटे वाली आएगी, m माइनस n, सॉरी। एंड y कोऑर्डिनेट इज my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। कोई दिक्कत है तो बताओ? इंटरनल में प्लस आएगा, एक्सटर्नल में माइनस आता है बच्चों। ये आप पढ़ चुके हो, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। नोट कर लो इसको, फिर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फिर हम सम अप कर देंगे इस वाले टॉपिक को। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस y माइनस 9 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। मतलब क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। कह रहा है दो पॉइंट हैं, एक है 1,3 और दूसरा है हमारे पास 2,7। इस लाइन सेगमेंट को एक स्ट्रेट लाइन है जो काटती हुई जा रही है और उसकी इक्वेशन है 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है तो बताओ? अब ये जो पॉइंट पे काट के जा रही है वो इसको किस रेशो में काट रहा है, क्वेश्चन ये है। मान लेते हैं पॉइंट C, इसको A और B बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या एज्यूम किया कि ये इसको लैम्डा रेशियो 1 में काट रहा है। आप कहोगे सर लैम्डा रेशियो 1 क्या होता है, आपने तो m रेशियो n बताया था। इससे क्वेश्चन करने आसान हो जाते हैं। देखो अगर m रेशियो n है तो आप इसको m बाय n रेशियो 1 भी लिख सकते हो और m बाय n को नया नाम दे दिया लैम्डा। कोई दिक्कत है तो बताओ? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, लैम्डा रेशियो 1 से ले लिया। तो इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? C के x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या करते थे बेटा? लैम्डा इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सही। y कोऑर्डिनेट कितना आएगा बेटा? लैम्डा इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3, 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन वट? लैम्डा प्लस 1। कोई दिक्कत? अब खास बात पता क्या है, ये जो C पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बैठा हुआ है, तो क्या ये दोनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे। तो लिख लेते हैं बस 3 इंटू वट?
2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू बेटा व्हाट 9। बस अब इसको सॉल्व करना रहेगा। नीचे लैम्डा प्लस 1 है, लैम्डा प्लस 1 उधर ले जाएंगे तो कितना 6 लैम्डा प्लस 3 7 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 9। तो कितना आ गया बेटा 13 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 9। ये आ गया बेटा 4 लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/4। अब 3/4 रेशो 1 कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हो गया 3/4। तो ये हमारा आंसर है। मतलब ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो इस लाइन सेगमेंट को 3/4 में काटती हुई जा रही है। समझ आ गया बच्चों? तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत कर ली है आज, और बहुत ही इजी टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट एंड शेयर करना कभी भी ना भूलो। थैंक यू, बाय बाय।